Hello student, today I am going to explain you the remaining part of heredity and variations. Evolution. The term evolution has been derived from the Latin word evolvere, which means unroll or unfold. It's referred to gradually changes from one form to another. जो ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं जिसके कारण एक स्ट्रक्चर जो होता है वो दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं. Such changes in element with the time is called inorganic evolution. तो ऐसे चेंजेस जो समय के साथ एलिमेंट्स में होते हैं उनको इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, तथा ऐसे चेंजेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होते हैं उनको ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था. डिफरेंसेस बिटवीन इनहेरिटेड एंड अक्वायर्ड ट्रेट्स. ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टर्स. इनहेरिटेड मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं उनको इनहेरिट कैरेक्टर्स कहते हैं या ट्रेट्स कहते हैं. जैसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चाइल्ड के अंदर आते हैं तो उन कैरेक्टर्स को इनहेरिट कैरेक्टर्स कहते हैं. तथा ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप अचीव करते हो एनवायरनमेंट के इफेक्ट से तो उनको अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं. इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होते हैं ये पेरेंट्स से चाइल्ड को मिलते हैं, जबकि अक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल की लाइफ में समय समय पर होता रहता है. इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होते हैं ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जबकि अक्वायर्ड जो ट्रेट्स होते हैं वो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं. इसका मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स रिलेटेड होते हैं जेनेटिक या रिप्रोडक्टिव सेल से, और अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो सोमेटिक सेल से होते हैं. जो इनहेरिटेड ट्रेट्स डेवलप होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होते हैं या म्यूटेशंस के द्वारा होते हैं, जबकि एक्वायर्ड जो ट्रेट्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है. इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, जबकि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वह ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होती है उसके साथ फिनिश हो जाते हैं. Origin of new species from existing one due to the reproductive isolation. जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती है उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण जो न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेशन होता है, इस प्रोसेस को स्पेशिएशन कहते हैं. नेक्स्ट वन, माइक्रो इवोल्यूशन. द ओरिजिन ऑफ न्यू वेरिएंट ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन इंडिविजुअल. ऐसे वेरिएशंस जो कि बहुत छोटे होते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट होते हैं, उन वेरिएशंस को माइक्रो इवोल्यूशंस कहते हैं. माइक्रो इवोल्यूशन कॉजेज बाय जीन म्यूटेशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन. और ये जो स्मॉल वेरिएशंस होते हैं इनका जो मेन कॉजेज होता है जीन म्यूटेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन होता है. जीन में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं या जीन के स्ट्रक्चर में कोई नए चेंजेस आते हैं या रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं तो इसके कारण ये स्मॉल वेरिएशंस या सिग्निफिकेंट स्मॉल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसको माइक्रो इवोल्यूशंस कहते हैं. नेक्स्ट वन, मैक्रो इवोल्यूशन, जो कि कैसे इवोल्यूशन होते हैं, लार्ज वेरिएंट होते हैं. द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन. मतलब ऐसे इवोल्यूशन जिसके कारण कोई न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेशन होता है उस इवोल्यूशन को मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. अगर किसी स्पीशीज में कोई छोटा सा इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो माइक्रो होगा. लेकिन एक स्पीशीज जब चेंज होकर दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको मैक्रो इवोल्यूशन या लार्जेस्ट इवोल्यूशन कहा जाता है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. द मैकेनिज्म इन विच किसी ग्रुप के दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती है तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं.
अब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे टेम्पोरल आइसोलेशन, ऐसा आइसोलेशन जिसमें जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनमें जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो साल में अलग अलग समय पर होता है, जिससे वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती है। एक स्पीशीज जनवरी के अंदर ब्रीड करती है तो दूसरी अक्टूबर के अंदर करती है, जिसके कारण उनमें रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है, तो इसको टेम्पोरल आइसोलेशन कहते हैं। बिहेवियरल आइसोलेशन, इट्स प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग। किसी ग्रुप के अंदर दो ब्रीड है, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, तो इसको बिहेवियरल आइसोलेशन कहते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ऐसा आइसोलेशन जिसमें फंक्शनल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द मैटिंग। इंटरब्रीडिंग के समय उनमें फंक्शनल जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होते हैं, उसके कारण क्या होता है, उनमें इंटरब्रीड नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के आइसोलेशन को फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल आइसोलेशन। जब दो डिफरेंट ब्रीड्स होती है, उनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनका साइज अगर डिफरेंस होगा, एक का साइज दूसरे के अंदर फिट नहीं होगा, जिसके कारण वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण जो आइसोलेशन होता है उसको मैकेनिकल आइसोलेशन कहते हैं। तो पहला हो गया टेम्पोरल, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग जो सीजन होता है उस दोनों का अलग अलग होता है। दूसरा बिहेवियरल आइसोलेशन, जिनमें दोनों ब्रीड जो होती है उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। तीसरा फिजियोलॉजिकल, उनके अंदर फंक्शनल इनकम्पैटिबिलिटी होगी, दोनों के फंक्शन सेम नहीं होगा। और चौथा होता है मैकेनिकल, दोनों के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनका साइज डिफरेंस होता है, जिसके कारण वो इंटरब्रीड नहीं कर पाती है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसके कारण वो इंटरब्रीड नहीं कर पाती, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्लासिफिकेशन, classification refer to arrangement of organism into groups, subgroups on the basis of similarities, dissimilarities and placing them in hierarchy that reveal their relationships. Similarities or dissimilarities are determined on the basis of presence or absence of characteristic in the organism. तो ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है ग्रुप तथा सब ग्रुप्स में, किस बेस पर, उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, उसके बाद उनको अरेंज कर दिया जाता है एक हिरार्ची में। हिरार्ची जो होती है एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है उन ग्रुप्स तथा सब ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को क्या करता है, शो करता है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं।